नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय का प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकरण 2, जिसका शीर्षक है आर्य द्रविड़ समस्याएं। भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है आर्यों का मूल स्थान। आर्य भारत में बाहर से नहीं आए। यह मानने का मुख्य आधार यह है कि आर्यों का प्राचीनतम साहित्य वेद, जो मानव मात्र की प्राचीनतम ग्रंथ है, भारत में ही मिलता है। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि आर्य भारत के अन्य देशों से आए तो वेद में उन स्थानों के नाम क्यों नहीं मिलते, अथवा आर्य उन देशों की याद क्यों नहीं करते हैं जहां से चलकर वे भारत आए थे। एक तीसरा कारण और है जो पहले से संबंध है। पश्चिमी विद्वान यह कहते हैं कि आर्य पहले मध्य एशिया अथवा रूस के दक्षिण भाग में रहते थे और वहीं से फैलकर वे यूरोप और भारत गए। यदि यही बात ठीक है तो आर्यों ने वेद के समान कोई प्रमाणिक साहित्य अपने मूल स्थान में क्यों नहीं छोड़ा। यह भी कि यदि आर्यों का मूल निवास भारत से बाहर था तो ऐसा क्यों है कि संस्कृत के शब्द भारत की सभी भाषाओं में तो बहुतायत से मिलते हैं, किंतु यूरोप की भाषाओं में उनकी संख्या अत्यंत न्यून है। एक चौथे प्रमाण के रूप में यह बात भी काफ़ी जोर से कही जाती है कि भारतीय आर्यों की अपनी अनुश्रुति अर्थात परंपरागत आख्यानों में उनके उत्तर पश्चिम से आने की बात कहीं नहीं है। उल्टे उसमें ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती के कांठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर पश्चिम की ओर भी फैले। यह भी कहा जाता है कि वेदों के अनुसार सोमलता मुंजवंत पर्वत पर पाई जाती थी, जो पंजाब के उत्तर में अवस्थित है। अतएव आर्यों का मूल अभिजन पंजाब ही रहा होगा। संहिताओं में जिस सप्त सैंधव देश का उल्लेख मिलता है वह इसी पंजाब में था। यह ठीक है कि वैदिक संहिताओं से यही विदित है कि आर्य जहाँ रहते थे उस देश को वे सप्त सैंधव कहते थे। बाद को वे अपने देश को ब्रह्मावर्त कहने लगे और उसके भी बाद चलकर मध्य देश। ये तीनों नाम यह संकेत देते हैं कि आर्य पहले सिंधु नदी और उसकी शाखाओं के पास थे। उसके बाद वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और अपनी भूमि को ब्रह्मावर्त कहने लगे, और उसके बाद कुछ और आगे बढ़ने पर उनका क्षेत्र मध्य देश कहलाने लगा। आर्यों के प्रसार की दिशा प्रयाग से पंजाब की तरफ नहीं थी, वे पंजाब से ही फैलकर प्रयाग पहुँचे थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि आर्य यदि आरंभ से ही सप्त सैंधव में रहते आए थे तो उनके साहित्य से यह क्यों जाहिर होता है कि सप्त सिंधु के किनारे उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा था। दस्युओं और निषादों से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थीं और भारत में आगे बढ़ने में उन्हें काफ़ी मशक्क़त हुई थी। द्रविड़ों और आर्यों के मूल स्थानों के बारे में जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं वे सब अनुमान और अटकल पर आधारित हैं, किंतु तब भी आर्यों के मूल अभिजन की समस्या उतनी उलझी हुई नहीं है जितनी उलझन द्राविड़ समस्या में दिखाई पड़ती है। उदाहरणार्थ, आर्य उन देशों की याद क्यों नहीं करते जहाँ से वे भारत आए थे। इस प्रश्न का समाधान इस अनुमान से मजे में होता है कि उन दिनों भारत और ईरान के बीच सीमा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब प्रायः यह मत बहुग्राह्य हो गया है कि आर्यों का मूल अभिजन रूस के दक्षिण में था और वहीं से आर्यों की कुछ शाखाएं पश्चिम की ओर चलकर यूरोप पहुंच गईं और कुछ शाखाएं ईरान चली गईं। उस समय न तो देश बने थे, न मानवों की टोलियां एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़कर जाती थीं। लोग धीरे धीरे फैलते हुए आगे बढ़ते थे और जहां जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध होती वहां वे सदियों तक रुके रहते थे। इस क्रम में दक्षिणी रूस से ईरान तक जाने में उन्हें कई सौ वर्ष लगे होंगे
और ईरान से भारत आने में भी शताब्दियां लग गई होंगी। अतएव यदि भारत को आर्यों ने अपने लिए सर्वथा नया देश समझा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस बीच आर्यों की मूल भाषा कहाँ उत्पन्न हुई अथवा उसका मूल रूप क्या था, यह सब जानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में इतना अनुमान यथेष्ट समझा जाना चाहिए कि जो आर्य मध्य एशिया से यूरोप गए, उनके साथ मूल आर्य भाषा का वही रूप गया जिसे लेकर ईरान जाने वाले आर्य ईरान पहुँचे थे। बाद को इन दो शाखाओं के आर्य परस्पर कभी मिले नहीं, अतएव उनकी भाषा स्थानीय प्रभावों से भीगते भीगते अंत में बहुत भिन्न हो गई। जब आर्य ईरान में थे उस समय संस्कृत और ईरानी भाषाएं दो नहीं एक ही भाषा थी। जिंदावेस्ता के श्लोक संस्कृत श्लोकों में आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं, किंतु यही समानता आज की फारसी और हिंदी में नहीं पाई जाती। यद्यपि हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाएं एक ही खानदान की हैं। यह भेद इस कारण हुआ कि विशेष प्रकार की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ईरान में प्रचलित संस्कृत बदलते बदलते फारसी हो गई और भारत में संस्कृत से उत्पन्न नई भाषाएं फारसी से बहुत भिन्न हो गई। तब भी ध्यान खींचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत की रक्षा केवल भारतवर्ष में हुई और देशों में संस्कृत के कुछ थोड़े से शब्द बचे हैं जो कठिनाई से पहचाने जाते हैं। भारत में वे अपने मूल रूप में विद्यमान हैं और देशों में आर्यों की मूल भाषा रूपांतरित होकर नई नई भाषाओं में बदल गई। केवल भारत में संस्कृत ने नई भाषाओं को जन्म देकर भी अपने अस्तित्व को कायम रखा है। उसमें आज भी पत्र निकलते हैं, नया साहित्य लिखा जाता है और बौद्धिक विषयों पर शास्त्रार्थ चलता है। आर्यों की शाखाएं जब यूरोप और ईरान की ओर चलीं, तब आर्यों को लेखन का ज्ञान था या नहीं यह अज्ञात है, किंतु यह माने बिना नहीं चल सकता कि आर्य ईरान से पंजाब ईसा से 3000 वर्ष पहले पहुंच चुके थे अथवा उस समय ईरान से पंजाब तक वे सर्वत्र भरे थे। वेदों की रचना का आरंभ उन्होंने कदाचित बाद को पंजाब आने पर किया, किंतु अपनी सभ्यता का विकास वे उससे पहले से करते आ रहे थे। वेद की ऋचाएँ किसी असभ्य या अर्धसभ्य जाति की रचना नहीं हैं। उनमें संकेतित सभ्यता अत्यंत पुष्ट और परिमार्जित दिखाई देती है तथा वेदों की शैली साहित्य की सुविकसित शैली मानी जाती है। सोचने की एक बात यह भी है कि वेदों के सूक्त समाचार पत्रों के स्तंभ नहीं हैं जिनमें शाम की घटनाएं सुबह को छप जाती हैं, न वे दैनंदिनी के पृष्ठ हैं जिनमें ऋषि हर रोज घटनाएं लिखा करते थे। वेद साहित्य है और साहित्य में मुख्यतः ऐसी घटनाएं ही प्रवेश पाती हैं जो परंपरा में समा चुकी हों। इस दृष्टि से वेदों को यदि 1500 ईस्वी वर्ष पूर्व रचा माने तब भी यही समझना चाहिए कि उनमें उल्लिखित घटनाएं 1500 वर्ष पूर्व की घटनाएं रही होंगी। जो लोग यह मानते हैं कि आर्य ब्रह्मावर्त देश के वासी थे और वहीं से ईरान और यूरोप की ओर गए, उनके विरुद्ध दो युक्तियां अत्यंत प्रबल हैं। पहली तो यह कि भारत की भूमि इतनी सुखदायिनी रही है कि जो जाति यहाँ एक बार बस गई वह फिर कभी बाहर जाने का नाम नहीं लेती। यूची, शक, हूण, तुर्क और मंगोल ये भारत आकर फिर भारत से बाहर नहीं गए। वे मध्य एशिया से आए थे जहाँ की जमीन पथरीली और अनुर्वर थी। फिर वे इस स्वर्ग को छोड़कर बाहर जाते क्यों? ऐसी स्थिति में आर्य अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हों, यह मानने की बात नहीं है। यदि यह कहें कि वे अपनी संस्कृति के प्रचार करने को भारत से बाहर गए, तो यह उक्ति भी ठोस नहीं दिखती, क्योंकि उस समय सारे भारतवर्ष ने आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया था और संस्कृति प्रचारक आर्यों के लिए इस देश की बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र खुला हुआ था।
ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश सप्त संधव था। यही वह भूभाग है जहां मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमाण पाए गए हैं। आर्य संस्कृति से संबद्ध जातियों के अब तक जितने भी पुराने निशान मिले हैं, उनमें से कोई भी उतना पुराना नहीं है जितना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्रमाण। यदि किसी प्रकार यह साबित किया जा सके कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, तभी यह कहने का एक ठोस आधार मिल सकता है कि आर्यों का मूल अभिजन मध्य एशिया नहीं, भारतवर्ष था। किंतु जब तक यह नहीं होता, हम इस निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य भिन्न सभ्यता थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी और यह पूजा आर्यों के यहाँ विलंब से गृहीत हुई, और वह भी ऋषियों की इच्छा के विरुद्ध। 18वीं सदी तक भारत में किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, अथवा यह कि आर्य और द्रविड़ दो हैं और दोनों के पूर्वज इस देश में बाहर से आए थे। अब सन 1786 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स ने यह स्थापना रखी कि यूनानी, लातानी, गोथिक, केल्टिक, फारसी और संस्कृत, ये सभी भाषाएं किसी एक ही भाषा से विकसित हुई हैं। इस पर से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ हुआ और विश्व की विद्वान मंडली इस अनुसंधान से सानंद चकित रह गई कि भारत की सभी भाषाएं पश्चिमी एशिया की जेंद, फारसी, पश्तो, बलूची, कुर्द और आर्मीनियन भाषाएं तथा यूरोप की इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, यूनानी, केल्टिक, जर्मन, अंग्रेजी, ट्यूटानिक, स्वावोनिक, लिथुएनियन, लातीनी, अल्बेनियन आदि भाषाएं किसी एक ही स्रोत से निकली हैं। इन सभी भाषाओं के बोलने वाले लोगों को पंडितों ने हिंद जर्मन, हिंद यूरोपीय, हिंद ईरानी अथवा केवल आर्य कहना आरंभ किया, और वे इस संधान में लग गए कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा है। चूंकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा फारसी और संस्कृत का सामीप्य बहुत अधिक था, इसलिए अनुमान यह हुआ कि आर्य जब अपना मूल स्थान छोड़कर अलग जाने लगे, तब उस शाखा के लोग, जो शाखा ईरान और भारत की ओर चली थी, परस्पर अधिक दिनों तक साथ रहे। आर्यों का हिंद ईरानी नाम इसी शाखा की प्रमुखता के कारण पड़ा, और यही कारण है कि संस्कृत और फारसी में अधिक निकट का संबंध है। जब यह विचारधारा चल निकली, सारे संसार के पुरातत्वविदों, नृवंश शास्त्रियों और भाषा तत्वज्ञों के बीच एक कोलाहल सा मच गया, और तरह तरह के अनुमानों से यह सिद्ध किया जाने लगा कि आर्यों का मूल अभिजन कहाँ था। ऋग्वेद के उषा सूक्त में उषा के लिए ऋषियों ने जो भक्ति दिखलाई है, उस पर से यह अनुमान निकला कि अवश्य ही यह भक्ति उस उषा के लिए है जो उत्तरी ध्रुव के पास उदित होकर महीनों तक ठहरी रहती है। भारत में उषा का सौंदर्य क्षणस्थायी होता है, अतएव उसे देखकर ऐसे भक्तिपूर्ण उद्गार नहीं प्रकट किए जा सकते थे। इसलिए निश्चित है कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव के पास था। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, तरेम तरसा शतम हिमा, अर्थात हम 100 वर्ष जिएं। इस पर से यह मत चल निकला है कि आर्य शीत प्रधान देश में रहते थे। महाभारत में वर्णन है कि सुमेरु पर्वत पर एक दिन और एक रात 1 वर्ष का होता है। इससे इस कल्पना को पुष्टि मिली कि आर्य उत्तरी ध्रुव पर ही रहते थे। अपनी ओरायन नामक अंग्रेजी पुस्तक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष के आधार पर यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का मूल अभिजन था। मिस्र के अल अमरना नामक स्थान की खुदाई से यह पता चलता है कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व वहाँ जो राजे थे, उनके नाम संस्कृत के नामों से मिलते जुलते हैं, यथा अर्तमन्य, यशदत्त, सुतर्ण इत्यादि। इससे भी अधिक रोचक बात यह हुई
कि एक संधि पत्र की प्रति मिली जो हित्ती और मितन्नी राज्यों के बीच की गई संधि का सूचक है। इस संधि का समय ईसा से 1400 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस संधि पत्र में इंद्र, वरुण और अश्विनी कुमार इन तीन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इससे यह तो प्रमाणित नहीं हुआ कि ईसा पूर्व 1400 तक आर्य भारत नहीं आए थे, किंतु यह सिद्ध हो गया कि उस समय मिस्र, मोसोपोटामिया, सीरिया आदि में आर्य भाषा और आर्य सभ्यता वर्तमान थी। भले ही वहाँ के लोग आर्य वंश के नहीं रहे हों, यह इलाका उन लोगों का है जिन्हें अब हम सामी कहते हैं। इस प्रकार ईसा पूर्व 1500 के आसपास आर्य भाषा रूस से दक्षिण पूर्व की ओर सामी इलाकों, ईरान और भारतवर्ष तक पहुंच चुकी थी और उत्तर में कदाचित वह लिथुएनिया तक फैल चुकी थी। लिथुएनियन भाषा की प्रकृति विचित्र है। उसका प्राचीनतम रूप 1500 ईस्वी पूर्व से पहले का नहीं मिलता, किंतु जो रूप मिलता है वह संस्कृत के अत्यंत समीप है, बल्कि वह आर्य भाषा का वह रूप है जो वैदिक संस्कृत से पहले रहा होगा। कोई कारण हुआ जिससे लिथुएनिया पहुंच जाने पर आर्यों की प्रारंभिक भाषा अपने प्राचीनतम रूप में ज्यों की त्यों बनी रह गई। आर्य भाषा के इस भौगोलिक विस्तार का कारण क्या था? कैसे यह भाषा एक ओर तो लिथुएनिया में दिखाई देती है और दूसरी ओर सामी इलाकों में? अवश्य ही आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण अथवा दक्षिणी रूस में था, जहाँ से उनकी भाषा ने एक ओर तो लिथुएनिया में प्रवेश किया, दूसरी ओर वह मिस्र, ईरान और मोसोपोटामिया तक फैल गई। अनुमान होता है कि आर्य भाषा जब इतना प्रसार हो चुका था तब आर्य लोग भारत पधारे। संस्कृत भाषा इन देशों में आर्यों के साथ ही आई और जिस उत्कृष्ट संस्कृति, साहित्य और सभ्यता के कारण आर्य सारे विश्व के इतिहास में प्रख्यात हैं, उनकी रचना उन्होंने इसी भारतवर्ष में की। अतएव मूल अभिजन उनका चाहे जहाँ रहा हो, किंतु उनका अपना देश भारतवर्ष हुआ। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति री धातु से बताई जाती है, जिसका अर्थ गति होता है। आर्य कदाचित घुमक्कड़ लोग थे। एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर जब वे भारत पहुँचे, यहाँ की उर्वरा धरती ने उनके घुमक्कड़ स्वभाव को बदल दिया और वे यहाँ जमकर उन विचारों को वास्तविकता का जामा पहनाने लगे जो उनके भीतर हजारों वर्ष से उमड़ते आ रहे थे। भारत में कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब ये उनकी आरंभिक वासभूमि और उनके पौरुष के प्रथम कीड़ा क्षेत्र थे। इस इलाके में रहकर उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण किया वह कालक्रम में सारे भारत की संस्कृति बन गई। आगामी शीर्षक है देवासुर संग्राम का भूगोल। वेदों में भारत बाह्य स्थानों का उल्लेख नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष सही मालूम होता है कि साहित्य रचना का काम आर्यों ने भारत में बस जाने के बाद आरंभ किया, किंतु आर्य जनता के बीच उन दिनों जो कहानियाँ प्रचलित रही होंगी, जो भाव चलते होंगे, वे भी क्या सब के सब वे ही रहे होंगे जो भारत आने पर उत्पन्न हुए थे। दक्षिण रूस से ईरान और अफगानिस्तान तक आर्यों ने हजारों वर्ष तक जो संघर्ष झेला था, उस संघर्ष की कहानी वे भूल गए होंगे, किंतु उसका कुछ न कुछ अमिट संस्कार उनके भीतर अवश्य शेष रहा होगा और इस संस्कार की बहुत सी बातें आर्यों के साहित्य में लिखी भी गई होंगी, जिन्हें भारत बाह्य घटनाओं की छाया बताने का अब कोई मार्ग नहीं है। उदाहरणार्थ, महाप्लावन की जो कथा हमारे पुराणों में मिलती है, वही कथा भारत से बाहर सामी लोगों में भी प्रचलित है। भारत में इस प्लावन के नायक मनु हैं और सामी देशों में हजरत नूह। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन दिनों यह प्लावन आया था उन दिनों सामी लोगों के पूर्वज और प्राचीन आर्य एक ही स्थान पर रह रहे थे। इसी प्रकार देवासुर संग्राम की जो कथा हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं, उसके पीछे वास्तविकता क्या है? वे असुर कौन थे जिनसे देवों का युद्ध हुआ था? लगता है
यह घटना भी तभी घटी थी जब आर्य भारत नहीं आए थे, जब वे भारत से बाहर अभी ईरान अथवा उसकी पूर्वी सीमा के पास थे। प्राचीन आर्य साहित्य में उल्लिखित घटनाएं ऐसी नहीं हैं कि वे सब की सब भारत में ही घटित हुई हों। उस समय भारत और ईरान दो देश नहीं थे। असल में पश्चिमोत्तर भारत से लेकर ईरान तक का भूभाग उस समय एक ही देश के समान लगता होगा। हमारा अनुमान है कि हमारे पुराणों में वर्णित कुछ घटनाएं वे हैं जिनका लीला क्षेत्र ईरान से लेकर भारत के पश्चिम तक का यही भूभाग था। आर्यों की हिंद ईरानी शाखा दक्षिण रूस से निकलकर जब ईरान की ओर बढ़ी, तब ईरान पहुँचते पहुँचते कदाचित उसकी भी दो शाखाएं हो गईं। इनमें से एक शाखा ने भारत आकर वेदों की रचना की और दूसरी शाखा ने ईरान में रहकर जेंदावेस्ता ग्रंथ का निर्माण किया। जेंदावेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। यह समानता केवल तत्सम शब्दों को ही लेकर नहीं है, प्रत्युत दोनों भाषाओं के व्याकरण भी बहुत कुछ समान हैं। एक विचित्र बात यह है कि प्राचीन जिंद भाषा में असुर का अर्थ देवता और देवता का अर्थ राक्षस होता है। जिंद की वारिश भाषा फारसी में भी देव प्रेत अथवा राक्षस को ही कहते हैं, किंतु भारत में असुर का अर्थ राक्षस और सुर का अर्थ देव या देवता रहा है। अजब नहीं कि जिस देवासुर संग्राम की गाथा ने पुराणों में विकास पाया, वह आर्यों की इन्हीं दो शाखाओं के बीच लड़ा गया हो। जिंद भाषा भाषियों का प्रधान देवता अहुर मज्जद था, जो असुर महत का रूपांतरण मालूम होता है। जिंद भाषी आर्यों का मतभेद संस्कृत भाषियों से इस कारण हुआ कि देवताओं के बारे में उनकी कल्पनाएं भिन्न हो गई थीं। जिंदावेस्ता में मित्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की तो सत्ता है, पर इंद्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया है। जिंदावेस्ता में इंद्र का समावेश उन देवों में किया गया है जो असुर नहीं है, जो सुर के विरोधी हैं और इस कारण घृणा योग्य हैं। इस संग्राम में आर्यों के विरुद्ध केवल आर्य ही थे अथवा और लोग भी, यह कहना कठिन है। यदि मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता के लोग वहां थे तो अजब नहीं कि आर्यों से संघर्ष उनका भी हुआ हो। जिन लोगों को आर्यों ने दास, दस्यु, निषाद, अनास और शिशनेदेवा कहा है, उनसे आर्यों की मुठभेड़ केवल भारत आकर हुई, यह बात बहुत समीचीन नहीं दिखती। वेद और पुराण कुछ दैनंदिनी नहीं हैं कि हम यह समझें कि उनमें वर्णित घटनाएं ठीक उसी काल की घटनाएं हैं जब वैदिक साहित्य लिखा जा रहा था। साहित्य के नियम से घटनाओं को तो प्राचीन ही होना चाहिए और पौराणिक रूप धारण करने में तो घटनाओं को सहस्त्राब्दियां लग जाती हैं। देवासुर संग्राम की जो कल्पना बाद को विकसित हुई, उसमें विष्णु बराबर देवताओं की ओर और शिव सदैव असुरों की ओर थे। इसका कारण क्या था? शिव की पूजा के चिन्ह मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। इस सभ्यता के निर्माता यदि द्रविड़ थे तब भी, यदि द्रविड़ नहीं थे तब भी पंजाब से लेकर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। इन इलाकों में कई प्रकार के अन्य लोग भी रहे होंगे जिनका अब इतिहास नहीं मिलता। आर्यों का संघर्ष इन सभी लोगों से हुआ जिसकी प्रतिध्वनि वैदिक साहित्य में अत्यंत परिवर्तित रूप में सुनाई देती है। आगामी शीर्षक है ऋग्वेद का रचना काल। ऋग्वेद आर्यों का ही नहीं, समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके काल निर्णय का प्रश्न भी इतना विलक्षण है कि कोई तो इसे 75,000 वर्ष पुराना मानता है और कोई ईसा से भी 200 वर्ष पूर्व की चीज। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद के बाद रचित कल्पसूत्रों का रचना काल ईसा से 4700 वर्ष पूर्व और ऋग्वेद का रचना काल लगभग 6500 वर्ष पूर्व माना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल ईसा से 4500 वर्ष पूर्व माना था। उनके मत से
सारे मंत्र एक साथ नहीं बने। ऋषियों और उनके वंशधरों ने समय समय पर हजारों वर्षों में मंत्र बनाए। इस तरह कुछ ऋचाएँ 10,000 वर्षों की हैं, कुछ 8,500 वर्षों की और कुछ 7,500 वर्षों की। सभी प्राचीनतम ऋचाएँ ऋग्वेद की ही हैं। इस संबंध में सबसे उत्साहयुक्त दृष्टिकोण डॉक्टर अविनाश चंद्र दत्त का है, जो ऋग्वेद को 50 से 75,000 वर्ष पुराना मानते हैं। पंडित राम गोविंद त्रिवेदी का मत है, ऋग्वेद में ऐसे अनेकानेक मंत्र हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद का निर्माण काल 18,000 वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष के बीच का है। मैक्स मूलर के मतानुसार ऋग्वेद ईसा से 1200 से 10,000 वर्ष पूर्व बना था। इसके विपरीत विंटरनीज का मत है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व हुई थी। श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने प्रायः विंटरनीज के मत को स्वीकार किया है। वेदों का एक नाम श्रुति भी है, जिससे यह अनुमान होता है कि वेदों की रचना मौखिक ही हुआ करती थी और मौखिक ही लोग उन्हें याद भी रखते थे। जब मंत्रों की संख्या बहुत हो गई, तब उन्हें संहिताओं में विभाजित करना आवश्यक हो गया। भारत में लेखन का प्रचार ईसा पूर्व 3,000 वर्ष में भी था, यह प्रमाणित बात है। मंत्र लिखे जाते थे या केवल कंठस्थ किए जाते थे, इसका अनुमान हम जो चाहें लगा सकते हैं, किंतु कृष्ण द्वैपायन बोलकर लिखते थे, यह संदिग्ध बात नहीं है। वेद जिन संहिताओं में हमें मिलते हैं, उनका संपादन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया, जो महाभारत काल में जीवित थे। महाभारत का युद्ध ईसा से 1400 वर्ष पूर्व था। इस मत का भी भारतीय परंपरा से मेल नहीं बैठता। भारतीय परंपरा के अनुसार कलयुग का आगमन राजा परीक्षित के राज्यकाल में हुआ। परीक्षित के पिता अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे, अतएव महाभारत की लड़ाई ईसा से कोई 3,000 वर्ष पूर्व हुई होगी और उससे 400 साल पूर्व संहिताएं लिखी गईं। उससे भी 700 वर्ष पूर्व से वेदों की रचना होती आ रही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋचाएँ ईसा पूर्व 2500 से बनने लगीं और ईसा पूर्व 1800 अर्थात 700 वर्ष तक बनती रहीं। ईसा पूर्व 1800 के आसपास वेद संहिता में लिखे जाने लगे तथा वेद व्यासकृत संहिताओं का निर्माण ईसा पूर्व 1400 में संपन्न हो गया। आगामी शीर्षक है लेखन कला और लिपि। सिंधु सभ्यता में लिखावट के जो नमूने मिले हैं, उनसे यह प्रत्यक्ष है कि ईसा से 3,000 वर्ष पूर्व भारत में लेखन कला का प्रचार था। यह मानने का कोई आधार नहीं हो सकता कि जब आर्य आए उन्होंने लेखन की इस प्रणाली को छोड़ दिया और भारत से सदियों के लिए लेखन कला का प्रचार बिल्कुल उठ गया। मान्य बात यही हो सकती है कि लेखन का प्रचार सिंधु सभ्यता में भी था और वह बाद की सभ्यताओं में भी जारी रहा होगा। तब भी सिंधु सभ्यता की लिखावट, जो अब तक पढ़ी नहीं गई है, के बाद हम लिखावट का दूसरा प्रमाण भारत में ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक के अभिलेखों में पाते हैं। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी भाषाओं की लिपियां उद्भूत हुई हैं। अपवाद केवल उर्दू भाषा है, जो आज भी फारसी लिपि में लिखी जाती है। मौर्य युग और उसके बाद की 2-1 सदियों में ब्राह्मी के साथ साथ एक खरोष्ठी नामक लिपि भी प्रचलित थी, जिसका उपयोग पश्चिमोत्तर भारत के लोग करते थे। यह लिपि फारसी अरबी लिपियों के ही समान आई से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, किंतु यह लिपि भारत में फैलने में असमर्थ रही और उसका प्रयोग ईसा के जन्म के पूर्व ही भारत में अवरुद्ध हो गया। आगामी शीर्षक है किरात जाति। संस्कृत भाषी आर्यों ने एक और जाति के लोगों का उल्लेख किया है।
जिनका रंग पीला और आकृति चीनी लोगों के समान थी। इस वर्ग के लोगों को आर्य किरात कहते थे। महाभारत के विख्यात योद्धा राजा भगदत्त पूर्वी भारत के थे और उनकी सेना म्लेच्छों और किरातों से बनी हुई थी। अर्जुन से शिव का जब युद्ध हुआ तब शिवजी किरात वेश में थे। चित्रांगदा कदाचित किरात वंश की ही राजकुमारी थी। किरातों का मूल अभिजन पूर्वी चीन में था। वहीं से ये लोग तिब्बत, नेपाल, बर्मा, असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार में आए। भारत में किरातों का आगमन कब हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यजुर्वेद और अथर्ववेद में किरातों का उल्लेख है। उस समय के अन्य प्रमाणों से भी यह अनुमान निकलता है कि किरात ईसा से 1000 वर्ष पूर्व भारत पहुंच गए थे और वे हिमालय की दक्षिणी तराई तथा पूर्वी भारत में आबाद थे। नेपाल के नेवार और किरंती लोग, कश्मीर के लद्दाखी, दार्जिलिंग के लेपचा, त्रिपुरा और मणिपुर के क्षेत्रीय, उत्तर असम के अक्का मीरी, अबोर और मिश्मी लोग किरात वंश के हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लिच्छवी और शाक्य वंश भी किरात भंडार से निकले थे। उत्तर बिहार में विशेषतः तिरहुत में जो गौर वर्ण के लोग हैं, कहीं कहीं उनका भी संबंध किरात रक्त से रहा होगा। इसी प्रकार नेपाल के गुरखा लोगों में भी किरात रक्त का कुछ न कुछ अंश है। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 1000 वर्ष बाद तक किरात लोग हिंदू वृत्त में दाखिल होते रहे। बंगाल और असम के बोडो लोगों ने तो अपनी भाषा भी छोड़ दी। नेवारों ने भारतीय लिपि में ही अपनी भाषा का विकास किया। 15वीं सदी में आकर किरात जाति हिंदू राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो गई और उसने अंत तक मुस्लिम विजेताओं के खिलाफ युद्ध को जारी रखा। त्रिपुरा और मणिपुर के क्षेत्रियों ने बंगाल के मुस्लिम शासकों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। किरात जाति ने हिंदू संस्कृति को स्वीकार कर उसकी बड़ी सेवा की। पालयुगीन भारतीय कला का तिब्बत में और तिब्बत से बाहर प्रचार नेपाल के नेवारों ने किया। इसी प्रकार वैदिक और बौद्ध संस्कृति की बहुत सी बातों का बर्मा और हिंदी चीन की ओर प्रचार बंगाल, असम, कुमिल्ला, चटगांव और आराकान के किरात वंशी हिंदुओं के कारण हुआ। किंतु किरातों की सबसे बड़ी देन शक्स मत के विकास में है। योगिनी तंत्र का दावा है कि असम का धर्म किरात लोगों की साधना से निकला था। वाममार्गी शाक्त धर्म का मुख्य पीठ कामाख्या का मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना सन 1564 ईस्वी में हुई थी। किरात समाज में नारियां उतनी पराधीन कभी नहीं थीं जितनी आर्यों के समाज में। समझा यह जाता है कि कदाचित यह भी एक कारण था कि वामाचार का व्यापक प्रचार पहले असम में ही हुआ और वहीं से यह साधना बंगाल में प्रचलित हुई। किंतु 16वीं सदी में मणिपुर का राज्य वंश वैष्णव हो गया और तब से वैष्णव धर्म की कृष्ण चैतन्याश्रयी शाखा का प्रचार किरात क्षेत्र में भी खूब हुआ है। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंदू संस्कृति का जो प्रचार है, उसके भी माध्यम किरात वंश हिंदू ही रहे। किरात वंशी हिंदू अब भी नृत्य, गान और कलाओं में विशेष रूप से रस लेते हैं। उनकी संस्कृति आज भी कृत्रिम और तर्क पीड़ित कम स्वाभाविक और भाव प्रवण अधिक है।